आंटी आप बार बार मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं? मेघा ने जब एक 45 साल की एक महिला को अपनी तरफ बार बार घूरते देखा तो उससे रहा न गया। उसने आगे बढ़कर पूछ ही लिया, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं बेटा, मैं तुम्हें घूर नहीं रही हूँ, बस मेरा ध्यान तुम्हारी मुस्कुराहट पर आकर रुक जा रही है। तुम तो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी दिखती हो। तुम्हारी तरह उसके भी हंसते हुए गालों पर गड्ढे पड़ते हैं। इतना कहकर सुनीता पीछे मुड़ी और अपने आंसुओं को पोंछती हुई मॉल से बाहर निकल गई। तेजी कदमों से चलती हुई वह घर पहुंची और अपने कमरे में बेड पर बैठकर रोने लगी। उसके पति महेश ने उसे आवाज़ दी, क्या हुआ नीता? पर वह बोली नहीं। महेश उसके पास जाकर पलंग पर बैठ गया और सुनीता का सर सहलाता रहा। चुप हो जाओ, कुछ तो बताओ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, सुनीता भरे मन से इतना ही कह पाई और मुंह धोकर रसोई में नाश्ता बनाने के लिए चली गई। महेश को कुछ समझ में नहीं आया। वह सुनीता से बहुत प्यार करता था और उसकी जरा सी भी उदासी या परेशानी उससे विचलित कर देती थी। वह उससे कभी दुखी नहीं देख सकता। वह प्यार से उसे नीता कहता है। वह उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया और बोला, नीता देखो, अगर तुम ऐसे ही दुखी रहोगी तो मेरे लिए बैंक जाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ऐसा करता हूँ कि आज मैं बैंक में फ़ोन कर देता हूँ छुट्टी के लिए। आज हम दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे। तुम तो जानती ही हो कि जब तुम्हारे होठों की मुस्कान चली जाती है तो मेरा भी मन कहीं नहीं लगता है। मुस्कान तो कब की हमें छोड़कर चली गई है। सुनीता के इस शब्द से महेश को पल भर में ही इसकी उदासी का कारण समझ में आ गया। आखिरकार जिंदगी के 20 साल दोनों ने एक साथ बिताए थे। इतना तो एक दूसरे को समझ ही सकते थे। उससे तो हम मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। पर आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इसकी याद आ गई? सुनीता ने मॉल में मिली लड़की के बारे में बताया। वह लड़की हमारी मुस्कान की उम्र की ही होगी, यही कोई 16-17 साल की, पर जब वह मुस्कुराती है तो एकदम मुस्कान की तरह ही दिखती है। वही कद-काठी, गोरा रंग। मैं तो बार बार चुपके उसे देख रही थी कि उसने मेरी चोटी पकड़ ली और पूछ लिया, आंटी आप ऐसा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ कह नहीं पाई और घर वापस आ गई। सुनीता ने फिर कहा, चलो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा खाना पैक कर देती हूँ। अब मैं ठीक हूँ। और वह रसोई में चली गई। महेश तैयार होकर बैंक चला गया, पर सुनीता को रह रह कर बेटी मुस्कान का ख्याल आता रहा। एक जवान बेटी की मौत का दर्द क्या होता है, या कोई सुनीता व महेश से पूछिए। मुस्कान खुद तो चली गई, इन दोनों से इनके जीने का मकसद भी ले गई। 4 साल पहले उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। हर समय उनके दिमाग में यही ख्याल आता था कि क्यों किसी ने मुस्कान की मदद नहीं की। अगर कोई समय रहते उसे अस्पताल ले गया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। उस पल की कल्पना मात्र से सुनीता के रोंगटे खड़े हो गया और वह फपक कर रोने लगी। जी भर कर रो लेने के बाद सुनीता जब उठी तो अचानक उसे चक्कर आ गया और वह सोफे का सहारा लेकर बैठ गई। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी तो वह बेडरूम में जाकर पलंग
पर ढेर हो गई और फिर उसे याद नहीं कि वह कब तक ऐसे ही पड़ी रही। दरवाजे की घंटी की आवाज़ से वह उठी और बामुश्किल दरवाजे पर पहुंची। महेश उसके लिए उसका मनपसंद चमेली का फूल का गजरा लाया था। चमेली की खुशबू उसे बहुत अच्छी लगती थी, पर आज ऐसा न था। आज उसे कुछ अच्छा न लग रहा था। चाहकर भी वह उस गजरे को हाथों में न ले पाई। जैसे ही महेश उसके बालों में गजरा लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उसने उसे रोक दिया। प्लीज़ महेश, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है? क्या तुम अभी तक सुबह वाली बात से परेशान हो? महेश ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर अपने पास बैठा लिया। आज सुबह से ही कमजोरी महसूस कर रही हूँ और चाहकर भी उठ नहीं पा रही हूँ, सुनीता ने बताया। महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अरे कुछ नहीं है, वह सुबह वाली बात ही तुम सोचे जा रही हो और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। सुनीता चुपचाप अपने पैरों को देखती रही। अच्छा चलो आज बाहर खाना खाते हैं। बहुत दिन हुए मैं अपनी बीबी को बाहर खाने पर नहीं लेकर गया। महेश सुनीता को उस उदासी से छुटकारा दिलाना चाहता था जो हर पल उसे डस रही थी। उसके लिए शायद यह दुनिया की आखिरी चीज़ होगी जो वह देखना चाहेगा। सुनीता का उदास चेहरा, उसके तो दो जहान और सारी खुशियाँ सुनीता तक ही सिमट कर रह गई थी। मुस्कान के जाने के बाद दोनों तैयार होकर पास के होटल में खाना खाने चले गए। महेश ने उन सभी चीज़ों को मंगवाया जो सुनीता की मनपसंद थी ताकि वह उदासी से बाहर आ सके। अरे बस करो, मैं इतना नहीं खा पाऊंगी। जब महेश वेटर को ऑर्डर लिखा रहा था तो उसने बीच में ही कहकर रोक दिया, अरे तुम अकेली थोड़ी ही ना खाओगी, मैं भी तो खाऊंगा। भैया तुम जाओ और फटाफट से सारी चीज़ें ले आओ, मैं अपनी बीबी को और अब उदास नहीं देख सकता है। एक हल्की मुस्कान सुनीता के होठों पर फैल गई। यह सोचकर कि महेश उससे कितना प्यार करता है और अपने आप पर उसे गर्व भी हुआ। ऐसा प्यार करने वाला पति पाकर खाना खाने के बाद सुनीता की तबीयत कुछ संभल गई। दोनों मनपसंद आइसक्रीम खाकर घर लौट आए। इतनी गहरी नींद में सोई सुनीता की सुबह देर से आँख खुली। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो बादल घिरे हुए थे। फिर उसने पास लेटे महेश को देखा। वो चैन की नींद सो रहा था। एक रविवार को ही तो उससे उठने की जल्दी नहीं होती, बाकी दिन तो वह व्यस्त रहता है। फ्रेश होकर वह रसोई में चली गई चाय बनाने। जब तक चाय बनी महेश उठकर बैठक में अखबार लेकर बैठ गया। रोज का उनका यही नियम होता था, एक साथ सुबह शाम की चाय, फिर अपने अपने काम की भागदौड़। बाहर बादल गरजने लगे और फिर पहले धीरे फिर तेज बारिश होने लगी। अचानक सुनीता को लगा कि कोई बाहर खड़ा है। उसने खिड़की में से झांकी, एक लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोली तो देखी वह वही मॉल वाली लड़की थी जिसे दोबारा देखकर सुनीता बहुत खुश हुई। अरे बेटा तुम आ जाओ, अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने डरते हुए कहा। वह कौन सा उसे जानती थी जो उसके घर के अंदर चली जाती। सुनीता ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अंदर ले आई। आंटी आप यहाँ रहती हैं? मैं तो कई बार इधर से गुजरती हूँ पर मैंने आपको नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं ज़रा घर में ही व्यस्त रहती हूँ। आंटी आई एम सॉरी, मैंने आपका दिल दुखाया, मेघा ने कहा। महेश एक पल को मेघा को देखकर देखता रह गया। उसे अंदाज़ा लगाते देर न लगी कि वह मॉल वाली लड़की ही है। आओ बेटा बैठो, हमारे साथ चाय पियो। उसने घबराते हुए महेश से नमस्ते की और बोली, अंकल मैं चाय नहीं पीती। मुस्कान भी चाय नहीं पीती थी, बस कॉफ़ी की शौकीन थी। आजकल के बच्चे कॉफ़ी ही पसंद करते हैं। ऐसा बोलकर सुनीता रसोई में चली गई। मेघा भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली गई। तुम्हारे घर पास में ही है शायद? सुनीता ने पूछा। हाँ आंटी, अगली गली में
सीधे हाथ को मोड़ते ही जो तीसरा छोटा सा घर है वही मेरा घर है, मेघा ने बताया। अच्छा, वह नरेश शर्मा के साथ वाला? महेश ने पूछा। जी हाँ, वही। मैं रोज़ वहाँ से अपने कॉलेज जाती हूँ। आज रविवार है सो अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। बारिश तेज़ हो गई इसीलिए यहीं पर रुक गई। कोई बात नहीं बेटा, यह भी तुम्हारा ही घर है। जब मन करे आ जाया करना, तुम्हारी आंटी को अच्छा लगेगा, महेश ने कहा। जब से मुस्कान गई है तब से इसने अपने आप को इस घर में बंद कर लिया है, बाहर ही नहीं निकलती। मेरा नहीं मन करता है किसी से भी बात करने का जब से मुस्कान गई है। इतना बोलते ही सुनीता की रुआई छूट गई तो मेघा ने उससे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी यह मुस्कान कौन है? मुस्कान हमारी बेटी थी जिसे 4 साल पहले हमने एक एक्सीडेंट में खो दिया। मेघा ने देखा सुनीता आंटी लाख कोशिश करे अपनी दुख छिपाने की, पर फिर भी उदासी उन पर, अंकल पर और पूरे घर पर पसरी हुई थी। इस बीच महेश बोले, हौसला रखो नीता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस मुस्कान का इतना ही साथ था हमारे साथ। इधर मेघा ने अब जिज्ञासा जाहिर की कि आंटी आप मुझे विस्तार से बताइए क्या हुआ था। बेटा, हमारी शादी के 3 साल बाद मुस्कान हमारे घर आई तो हमें ऐसा लगा कि एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। हमारे घर में उसकी मुस्कुराहट हुबहू तुम्हारी जैसी थी, ऐसे ही गालों में गड्ढे पड़ते थे। ओ, तो इसीलिए उस दिन आप मुझे मॉल में बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही थी। हाँ बेटा, अब तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। अब तो तुम नाराज नहीं हो ना अपनी आंटी से? महेश ने कहा। अंकल, वह तो मैं कब का भूल गई। खुश रहो बेटा, कहते हुए महेश चाय पीने लगे। सुनीता ने मेघा को बताना जारी रखा। मुस्कान को बारिश में घूमना बहुत पसंद था। हमारे लाड प्यार ने उसे ज़िद्दी बना दिया था। इकलौती संतान होने के बाद वह अपनी सभी जायज़ नाजायज़ बातें मनवा लेती थी। जब उसने 10वीं की परीक्षा पास की तो स्कूटी लेने की ज़िद की। हमने बहुत मना किया कि तुम अभी 15 साल की हो, 18 की होने पर ले लेना, पर वह नहीं माने। खाना पीना, हंसना बोलना सब छोड़ दिया। हमें उसकी ज़िद के आगे झुकना पड़ा और हमने उसे स्कूटी ले दी। मैंने उसे ताकीद की कि वह स्कूटी यहीं आसपास चलाएगी, दूर नहीं जाएगी। इसी शर्त पर मैंने उसे स्कूटी की चाबी दी थी। वह मान गई और हमसे लिपट गई। उस दिन वह जिद करके स्कूटी से अपनी सहेली के घर चली गई। हम उसका इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। 2 घंटे बीत गए तब सिटी हॉस्पिटल से फ़ोन आया। जी, हमें आपका नंबर एक लड़की के मोबाइल से मिला है। आप कृपया करके जल्दी सिटी हॉस्पिटल पहुंच जाइए। डर और घबराहट के चलते मेरे पैर जड़ हो गए। हम दोनों बदहवास से वहां पहुंचे। देखा हमारी मुस्कान पलंग पर लेटी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, सर पर पट्टी बंधी हुई थी और साथ वाले बेड पर उसकी सहेली बेहोश थी। जब उसे होश आया तो उसने बताया, हम दोनों बारिश में स्कूटी पर दूर निकल गए। पास से एक गाड़ी ने बड़ी तेज़ी से ओवरटेक किया जिससे हमें कच्ची रास्ते पर उतरना पड़ा और उस गीली मिट्टी में स्कूटी फिसल गई। हम दोनों गिर गए और बेहोश हो गए। उसके बाद हम यहाँ कैसे पहुँचे नहीं मालूम। इसी बीच डॉक्टर आ गए। उन्होंने मुझे और महेश को बताया कि सर पर चोट लगने से बहुत खून बह गया है। हमने सर्जरी तो कर दी है पर फिर भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी 48 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर हम रोने लगे। यह भी परेशान हो गया।
पल भर में हमारी दुनिया ही बदल गई। नर्स ने कहा, घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तकरीबन 2 घंटे बाद मुस्कान को होश आया। बोलते बोलते सुनीता का गला रुक गया तो वह चुप हो गई। फिर क्या हुआ अंकल, प्लीज आप बताइए, मेघा ने डरते हुए पूछा। महेश के चेहरे पर अवसाद की गहरी परत छा गई थी। तो सुनीता ने कहा, वह जब होश में आई तो उससे कुछ कहा ही नहीं गया, बस अपने हाथ जोड़ दिए और हमेशा के लिए शांत हो गई। और फिर सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोदन देखकर मेघा की भी रुआई छूट गई। उसे समझ नहीं आया कि वह उनसे क्या कहे। उसने सुनीता और महेश का हाथ अपने हाथ में लेकर बस इतना ही कहा, मुझे अपनी मुस्कान ही समझिए और मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मुस्कान बनने की। उन दोनों के मुंह से बस इतना ही निकला, खुश रहो बेटा। बाहर बारिश थम चुकी है और अंदर तूफान गुजर चुका है। मेघा वापस आने का वादा करके वहां से चली गई। उससे बातें करके दोनों बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। दोनों रविवार का दिन अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों के साथ बिताते थे। दोनों कपड़े बदल कर वहां चले गए। मेघा जब भी कॉलेज जाती तो अक्सर सुनीता और महेश को बाहर लॉन में बैठे देखती, तो कभी हाथ हिलाती, कभी वक्त होता तो मिलने भी चली जाती थी। वक्त गुजरने लगा। मेघा के आने से सुनीता अपनी सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगी। यदा-कदा उसे चक्कर आते थे, कई बार आंखों के आगे धुंधला भी नजर आता तो वह सब उम्र का तकाजा समझकर टाल जाती। इंतजार करते करते 10 दिन हो गया पर मेघा नहीं आई, ना ही वह कॉलेज जाती नजर आई। दोनों को उसकी चिंता हुई और जब दोनों से रहा नहीं गया तो वह एक दिन उसके घर पहुंच गए। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक 49-50 साल की अधेड़ महिला ने दरवाजा खोला। कहिए, क्या मेघा यहीं रहती है? महेश ने पूछा। जी हाँ, आप सुनीता और महेश जी हैं? सुनीता ने उत्सुकता से जवाब दिया। हाँ, मैं सुनीता हूँ और ये मेरे पति महेश है। आप अंदर आइए प्लीज, बोलकर सुगंधा उन्हें कमरे में ले आई। पूरा घर 2 कमरे में सिमटा था, एक बेडरूम और एक बैठक। बाहर छोटी सी रसोई और स्नान घर। मेघा यहाँ अपनी माँ सुगंधा के साथ अकेली रहती थी। उसके पिताजी जब वह बहुत छोटी थी तब ही संसार से जा चुके थे। सुगंधा एक स्कूल की अध्यापिका थी जिससे उसका घर का गुजारा चलता था। मेघा कहाँ है? बहुत दिन हुए वह घर नहीं आई तो हमें चिंता हुई, हम उससे मिलने आ गए। सुनीता ने कहा। चिंता व्यक्त की कि वह दवा लेने गई है। सुगंधा ने कहा, आपको क्या हुआ बहन जी? महेश ने पूछा। सुगंधा उदास हो गई। मेरी दवा नहीं भाई साहब, वो अपनी दवा लेने गई है। उसे क्या हुआ है? दोनों ने आश्चर्य से पूछा। 2-3 साल पहले की बात है। इसे बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता था। डॉक्टर दवा दे देते तो ठीक हो जाता पर बाद में फिर हो जाता। पिछले 10 दिनों से इन्फेक्शन के साथ बुखार भी है, पैरों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत मना किया पर फिर भी जिद करके दवा लेने चली गई है। अभी आ जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा? सुनीता ने पूछा। डॉक्टर को डर है कि कहीं किडनी फेलियर का केस ना हो, कहकर वे रोने लगी। सुनीता ने उठकर उन्हें गले से लगा लिया और सांत्वना देते हुए कहा, सुगंधा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सुनीता जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए हैं, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, सुगंधा ने बताया। इतने में मेघा आ गई। उसकी मुस्कुराहट होठों से गायब हो चुकी थी, रंग पीला पड़ गया था, आंखों के आसपास सूजन आ गई थी, वह बहुत कमजोर लग रही थी। सुनीता और महेश उसे देख
कर सुन्न रह गए। वे वहां ज्यादा देर तक ना बैठ सके। चलते समय महेश ने मेघा के सर पर हाथ रखा और सुगंधा से कहा, बहन जी, कल हम आपके साथ रिपोर्ट लेने चलेंगे। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर लौट आए। घर आकर सुनीता सोफे पर ऐसी ढेर हुई कि काफी देर तक हिली ही नहीं। जब महेश ने उसे अंदर जाकर आराम करने को कहा तो वह अपने आप को चलने में ही असमर्थ पा रही थी। महेश उसे सहारा देकर अंदर ले गया। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन दोनों सुगंधा के साथ अस्पताल चले गए। उन पर पहाड़ टूट पड़ा जब डॉक्टर ने बताया यह केस किडनी फेल्योर का है। अब मेघा को डायलिसिस पर रहना होगा। जब तक डोनर किडनी नहीं मिल जाता है सुगंधा तो बेहोश होकर गिर ही जाती। अगर महेश ने उसे सहारा ना दिया होता, उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और पानी पिलाया। हिम्मत रखिए सुगंधा जी, अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो मेघा को कौन संभालेगा? हम जल्दी मेघा के लिए डोनर ढूंढ लेंगे, आप चिंता ना करें। मेघा की बीमारी से दोनों परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सुनीता तो अब ज्यादातर बीमार ही रहने लगी और अचानक एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ी। महेश अभी बैंक जाने के लिए तैयार ही हो रहा था कि धम की आवाज से रसोई में भागा तो देखा सुनीता नीचे फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। उसके हाथ पैर फूलने लगे, पर फिर हिम्मत करके उसने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया। इमरजेंसी में उसे भर्ती किया गया और सारे टेस्ट किए गए, पर कुछ हासिल ना हो सका। सुनीता हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर ने जब कहा यह केस ब्रेन हैंड का है, हम उन्हें बचा ना पाए, तो महेश दम से कुर्सी पर गिर गया और सुनीता का चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। पता नहीं वह कितनी देर वहीं पर उसी हाल में बैठा रहा कि अचानक वह फुर्ती से उठा और डॉक्टर के पास जाकर बोला, डॉक्टर साहब, मैं सुनीता के ऑर्गन डोनेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुनीता की किडनी मेघा को लगा दी जाए। डॉक्टर ने फटाफट सारे टेस्ट करवाया और सुगंधा व मेघा को अस्पताल में बुला लिया। संयोग ऐसा था कि सुनीता की किडनी ठीक थी और वह मेघा के लिए हर लिहाज से ठीक बैठती थी। खून और टिश्यू सब मिल गए। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कामयाब रहा। बस कुछ दिन मेघा को यहाँ अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और फिर वह घर जाकर अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से जिएगी। सुगंधा ने आगे बढ़कर महेश के पांव पकड़ लिए और रोने लगी। महेश ने उन्हें उठाते हुए कहा, सुगंधा जी, आप रोइए नहीं, बस मेघा का ख्याल रखिए। घर आकर सब कार्यक्रम हो गया। बारी बारी से लोग आते रहे, अफसोस प्रकट करके जाते रहे। अंत में महेश अकेला रह गया सुनीता की यादों के साथ। उसने उठकर सुनीता की फोटो पर हार चढ़ाया, अपने चश्मे को उतार कर अपनी आंखों को साफ करते हुए बोला, देखा नीता, हमारी मुस्कान को तो मैं बचा नहीं पाया, पर इस मुस्कान को तुमने बचा लिया। जैसे ही महेश पलटा तो उसने देखा कि उसके पीछे मेघा खड़ी थी और उसी डिम्पल वाली मुस्कान के साथ, जैसे वह कह रही हो कि आप अकेले नहीं, यह मुस्कान है आपके साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें।